सॉलिड्स और इंसुलेटर्स के बीच में, सेमीकंडक्टर्स में सॉलिड्स और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस देखे थे ना। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी खास बात क्या है कि वो करंट फ्लो कराते हैं ना, अलाउस करंट टू फ्लो। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो करंट फ्लो नहीं कराते। अब मेन जो क्वेश्चन है कि आखिरकार कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ऐसी क्या डिफरेंस वाली चीज़ होती है, ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि एक करंट फ्लो करा देता है और दूसरा करंट नहीं फ्लो करा पाता। कुछ तो ऐसा होता होगा, है ना। जैसे हम बात करें सॉलिड की और हम एक बात करें वुड की, नहीं, एक बात करें आयरन की, एक बात करें वुड की, दोनों सॉलिड में है। लेकिन वुड को अगर रखेंगे हम लोग नॉर्मली, और जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक लकड़ी का ब्लॉक रखा इस तरीके से, ये वुड का ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, और यहाँ पे हमने इसमें प्लस प्लस चार्ज लगा दिया, यहाँ पर हमने माइनस 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 चार्ज लगा दिया। तो क्या बन गया, इन दोनों के बीच में क्या बन के तैयार हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज लगा दिए जाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से क्या होता है, पोटेंशियल बन जाता है, और पोटेंशियल क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने यहाँ से क्या किया, एक बैटरी लगा दी। ये बैटरी का माइनस वाला एंड है, इससे जोड़ दिया, प्लस वाला एंड इससे जोड़ दिया। यहाँ पर हमने एक की लगा दी। की का मतलब होता है प्लग, ऑन ऑफ स्विच जो होते हैं उनको प्लग बोलते हैं, तो वो की यहाँ पर कहते हैं, वो लगा दिया हमने। अब देखिए ये की इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, वायर भी से टूटा हुआ है। और अगर वायर भी से टूटा होता है तो करंट फ्लो नहीं करती। अब हम क्या करते हैं, इस की को प्रेस करते हैं और यहाँ पे लाके टच करा देते हैं। ठीक है। जैसे ही टच कराएंगे तो ये वायर जो टूटा था वो हमने आपस में जोड़ दिया ऐसे करके, इस तरीके से। जब वायर को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होता है, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट जो होता है वो हमेशा प्लस टू माइनस चलता है, मतलब प्लस से चलेगा और माइनस की तरफ चलेगा ऐसे। ठीक है। करंट की डायरेक्शन होती है कहाँ, प्लस से माइनस। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 7th 8th में कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने के उल्टा दिशा में चलता है ना। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इस वाले एंड से इस वाले एंड की तरफ जा रहा है, तो करंट फिर इधर चलेगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट इधर चलेगी, ऐसा है। अब इसमें ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये वुड है, तो इसमें हमने करंट लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया, की को प्रेस कर दिया, और यहाँ पे हमने कहीं पर इसमें करंट फ्लो कराना है हमको। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हमने इसमें अमीटर लगा दिया इस तरीके से। अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है कि आखिरकार करंट आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो कितनी आ रही है। यहाँ हमने मीटर लगा दिया। अब क्या होगा, अगर करंट फ्लो होगी तो ये मीटर हमको बता देगा, अगर करंट नहीं होगी तो मीटर नहीं बताएगा। तो मीटर की जो सुई होगी, जो इंडिकेटर होगा, वो बताएगा कि इस लकड़ी के ब्लॉक में करंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। हम जैसे इसको प्रेस करते हैं, जब तक हम प्रेस नहीं किए थे तब तक हम क्या देखते हैं कि इसकी सुई जीरो पर है, तो हम क्या कहते हैं कि अमीटर में करंट नहीं आ रहा, मतलब हमारे वुडन ब्लॉक में करंट नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि भैया जो वायर है वो कंप्लीटेड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे टच करा देते हैं, सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया। जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं करंट फ्लो कराने की वो हमने पूरी कर दी। अब यहाँ से करंट फ्लो होना चाहिए और लकड़ी के ब्लॉक में करंट आना चाहिए, और अगर लकड़ी के ब्लॉक में करंट आना चाहिए तो अमीटर में दिखना चाहिए, क्योंकि अमीटर का काम ही होता है करंट को डिटेक्ट करना, है ना। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर प्रेस करने के बावजूद इस अमीटर में करंट नहीं आती। हम बड़ा परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं आ रही, हो सकता है वायर लूज हो सकता है हमारा बैटरी ख़राब हो गई हो, है ना। तो हम बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं, जो लूज वायर उनको दोबारा टाइट कर देते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी एमीटर में करंट नहीं आता। तो फाइनली हम जब ऑब्जर्वेशंस लेते हैं
तो अंतिम रिजल्ट हमको ये समझ में आता है कि लकड़ी का टुकड़ा है जो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। तो अपने अंदर से अगर करंट फ्लो नहीं करता तो इस लकड़ी के टुकड़े को हम क्या नाम दे देते हैं? इंसुलेटर। ठीक है। फिर हम थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस लकड़ी के टुकड़े को हम रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे ब्लॉक से, और यहां पर रख देते हैं आयरन का ब्लॉक, लोहे का टुकड़ा। और फिर से वही काम करते हैं, इस की को प्रेस करते हैं, और जैसे ही की को प्रेस करेंगे हम क्या देखते हैं कि एमीटर की सुई जो 0 पर थी अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। इससे क्या पता चलता है कि जब सुई 0 से 0 पर थी तो करंट 0 था, और अगर सुई 1 पर आ गई तो करंट 1 एम्पियर हो गया। करंट सुई 2 पर चली गई तो करंट 2 पर आ गया। फिर सुई 3 पर आ गई, 4 पर, 5 पर। तो 0 से 5 की तरफ जब सुई बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। और बढ़ने का मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो बढ़ेगा। अगर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, अगर करंट बढ़ रहा है, तो दिट इसको क्या कहेंगे कि इसमें से करंट आ रहा है। यही तो उसका मीनिंग हुआ। अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्योंकि ये करंट कंडक्ट कर रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा? कंडक्टर। तो अब कंडक्टर को आयरन को कंडक्टर में डाल दिया और वुड को किस में डाल दिया? इंसुलेटर में। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन वहीं का वहीं रहा कि आखिरकार आयरन में करंट क्यों फ्लो किया, इसमें ऐसा क्या था, और लकड़ी में ऐसा क्या था जिससे करंट फ्लो नहीं किया। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग जांच करेंगे, इसको टेस्टिंग करेंगे कि आखिरकार लकड़ी में करंट क्यों नहीं फ्लो करता, आयरन में क्यों कर जाता है। ठीक है ना? चलिए। आप लोगों ने नील्स बोर की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, है ना? पढ़ी है? एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा नील्स बोर का। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल हैं आपके सिलेबस में केमिस्ट्री में। रदरफोर्ड के पढ़े, नील्स बोर के पढ़े, है ना? पढ़े कि नहीं पढ़े? चलिए उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसका भी यहाँ पर यूज़ है। मान लीजिए आपके सामने एक मटेरियल है जिसका नाम है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, ठीक। और वेट इसका 12 होता है, C612 होता है तो 12 होता है। ज़्यादातर केसेस में एटॉमिक वेट नंबर का दूना होता है। अब 6 है, इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? पहले शेल में कितने भरे जाते हैं मैक्सिमम? 2। उसके बाद दूसरा शेल आएगा, दूसरे शेल में कितने आएंगे? 4। 2 4 6 हो गए, है ना? ये जो है ये क्या दिखाता है? ऑर्बिट को दिखाता है ना? ये इसमें कितनी ऑर्बिट होंगी कार्बन में? 2। ये पहली ऑर्बिट में कितने भरे जाएंगे? 2। और दूसरी में मैक्सिमम भरे जाते हैं 8, लेकिन इसमें 8 तो है नहीं, इसके पास 4 ही हैं तो 4 ही भरे जाएंगे। इसका जरा अगर हम शेप बनाते हैं तो ये कार्बन का न्यूक्लियस है इस तरीके से। ये पहला ऑर्बिट है जिसमें 2 भरे जाएंगे और ये दूसरा ऑर्बिट है। ठीक। पहले ऑर्बिट में कितने भरे जाते हैं? 2 पहला, दूसरा, दूसरे में कितने? 4, 1 2 3 और 4। ठीक है। लास्ट वाले शेल में मतलब सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम नंबर होती है 8, लेकिन इसके पास कितने हैं? 4। इसको और कितना और चाहिए? 4 और चाहिए। तो 4 इसके पास पहले से हैं, 4 पहले से हैं, इसको और कितना चाहिए होगा? 4। अगर ये बाहर से 4 और ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेता है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और अगर स्टेबल हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी को तो बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना? इनर्ट गैसेस क्या होती है? जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन इसके पास 4 हैं और इसको बाहर से 4 चाहिए, तो ये क्या करेगा? किसी ऐसे एटम को ढूंढेगा जिसके आखिरी शेल में कितने हों? 4 हो, है ना? अब इसके बारे में क्या हो सोचिए जरा, ये क्या चाहता है?
ये कार्बन का जो एटम है वो ये चाहता है कि या तो अपने चारों हम जो लास्ट ऑर्बिट में हैं उनको बाहर निकाल दें, ठीक है, या तो बाहर से हम 4 ले लें, क्योंकि अगर ये चारों बाहर निकाल देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बचेंगे? 2 ही तो बचेंगे, तब भी तो स्टेबल हो जाएगा ये, है ना? पहले वाले शेल में कितने होने चाहिए? 2, अगर 2 भरे होते हैं तो स्टेबल होता है। दूसरे में कितने होने चाहिए? 8, अगर आठों भर देंगे तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें दूसरे में 4 हैं, चाहिए इसको एक्स्ट्रा 4 में, है ना? तो क्या करें, या तो चारों बाहर निकाल दे या तो 4 बाहर से ले ले, 2 ही तो काम कर सकता है। इन दोनों ही कामों को करने के लिए इसको किसी दूसरे एटम को ढूंढना पड़ेगा, है ना? अभी फिलहाल एक ऐसा है, अकेला है, और अकेले एटम को हम लोग नाम देते हैं आइसोलेटेड एटम। क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसका संबंध किसी दूसरे से ना हो, बिल्कुल अकेला हो। अब मान लो ये आइसोलेटेड है, अकेला है, और इसके आसपास कोई दूसरा एटम नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ये जो है ना, वो क्या कर रहे होंगे? वो लगातार इस ऑर्बिट में राउंड राउंड मोशन कर रहे होंगे, है ना? हम लोगों ने बेसिक साइंस में पढ़ा है कि किसी पार्टिकल को चलाने के लिए, मोशन में लाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना? तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी चाहिए होगी चलने के लिए, बिना एनर्जी के तो मूव नहीं करेंगे ना। तो इनको जो एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी इनको? वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी के बारे में क्या कहा जाता है? एनर्जी ना तो कभी पैदा होती है, ना ही कभी ख़त्म होती है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर वो पैदा नहीं होती, अगर वो ख़त्म नहीं होती, तो इनके पास आखिरकार आई कहाँ से एनर्जी, है ना? तो इनके पास जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? ये जो आपका प्लस है प्रोटॉन, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती रहती है, और उस एनर्जी से ये लोग क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना? अब ये जो एनर्जी इनको मिली है जिससे ये रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एनर्जी इनके पास कितनी होती है, कितनी क्वांटिटी में होती है? तो इसका आंसर ये है कि वो एनर्जी सिर्फ इतनी होती है कि वो रिवॉल्व कर सकें। इसको ऐसे समझ लीजिए कि शहर से दूसरे शहर जाना है, मान लीजिए आपको ए शहर से बी तक जाना है, ठीक है, और आपको हमने बाइक दे दिया और कहा बाइक से चले जाओ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है, ठीक? तो सिर्फ बाइक देने से तो आप पहुँच नहीं जाएंगे, बाइक में तो पेट्रोल भी चाहिए ना, फ्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कितना फ्यूल चाहिए? तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं अगर हमारी बाइक 20 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है, मतलब हमारी बाइक 1 लीटर में 20 किलोमीटर जाती है, तो हम कितना पेट्रोल भराएंगे ताकि हम 90 किलोमीटर पहुंच जाएं? 4.5 लीटर, 4.5 लीटर, इतना पेट्रोल आपको भरा के हमने दे दिया। या मान लीजिए मोटा मोटा हमने आपको 5 लीटर का पेट्रोल दे दिया, ठीक, और आपसे कहा कि 5 लीटर के पेट्रोल में आप ए से बी तक पहुंच जाओगे, इससे ज़्यादा पेट्रोल हम आपको दिए ही नहीं, तो आप इस इतने पेट्रोल से कितना चले जाएंगे? ए से लेके बी तक, और जैसे बी पर पहुंचेंगे तो खत्म हो जाएगा। आप अगर चाहें कि थोड़ा हम बी में जा कर के घूम ले, यहाँ वहाँ किसी और को भी घुमा ले, तो फिर आपके पास पेट्रोल ही नहीं है ना? सेम वही चीज़ यहाँ भी है। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास केवल उतनी ही एनर्जी होती है कि बस ये रिवॉल्व कर पाएँ। अगर ज़्यादा एनर्जी उनको मिल जाएगी तो ये रिवॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? मान लीजिए इनके पास एनर्जी थी 2 जूल, हर एक के पास, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2। तो इसके पास अगर 2 जूल की एनर्जी थी, तो ये 2 जूल की एनर्जी स्पेंड किस में हो रही है? रिवॉल्व करने में। पूरी किस में खर्च हो जाती है? रिवॉल्व करने में, ठीक है? हमारा मकसद क्या है? हम क्या चाहते हैं कि या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें, या तो इसमें से 4 और ले आएं। 4 तब लाएंगे जब किसी दूसरे के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, तभी तो लाएंगे हम। नहीं अवेलेबल हैं तो क्या करें? हम इसी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कैसा है अभी फ़िलहाल? आइसोलेटेड, अकेला है बेचारा, साथ में कोई नहीं है। तो क्या करेंगे हम इनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है? 2 जूल। 2 जूल वो एनर्जी है जो इस प्रोटॉन ने, न्यूक्लियस ने इसको दे रखी है, ताकि ये ऐसे क्या करे, चक्कर लगाता रहे। ठीक है। अगर हमको इसको बाहर निकालना है तो बताइए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? फिर से समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा हम जो समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए कितनी एनर्जी मिल रही है? 2 जूल। ये कौन दे रहा है? न्यूक्लियस। किसको? इलेक्ट्रॉन को। क्यों दे रहा है? ताकि वो लगातार मोशन करता रहे अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। उसको वो इतनी ही एनर्जी देता है जितनी एनर्जी से ये मूव कर पाए, ज़्यादा नहीं देता, वरना ये नोटोरियस हो जाएगा, नालायक हो जाएगा, भाग जाएगा छोड़ के। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इसके चारों ओर चक्कर ना लगाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब तो बाहर आएगा ये। कितनी एनर्जी इसको दें ताकि ये बाहर आ जाए? आखिरकार कितने अमाउंट में हम इसको एनर्जी दें ताकि ये यहाँ से बाहर आ जाए? कितनी दें? 4 ही क्यों? 2.5 क्यों नहीं? 4 ही क्यों? और 1.5 क्यों नहीं? कम हो जाएगी, हाँ, ठीक ठीक ठीक। हम्म हम्म होता है। अब इलेक्ट्रॉन को ले लो जरा, खुद को रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रॉन से। इसके पास एनर्जी कितनी है फिलहाल? 2 जूल तो पहले से है। अगर आप इससे कहोगे ऐसा है, हम तुमको 1.9 जूल दे रहे हैं और चलो हमारे साथ, तो ये क्यों जाएगा? इसके पास पहले से 2 जूल है। अगर कोई 40,000 की नौकरी कर रहा है और आप उससे कहो नहीं हम तुमको 35,000 देंगे, चलो हमारे साथ, तो क्या आप जाओगे? काहे जाओगे? हाँ, कोई उससे ज़्यादा देगा तो एक बार सोचेंगे, है ना, कि चलो 40 नहीं हमको 50 दो, तो हम सोचते हैं। यही हुआ नहीं? तो यहाँ पे 2 जूल की एनर्जी है और हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो कम से कम हमको उतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी जो 2 जूल से ज़्यादा हो, है ना। अब मान लिया हमने इसको बाहर से एनर्जी दे दी 8 जूल, 2 जूल से 3 गुना ज़्यादा, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो गई ना। इसको चलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? 2 जूल। ये 2 जूल एनर्जी दे कौन रहा था? जो क्या करा रहा था इससे? मोशन, अपने चारों ओर। क्यों मोशन कर रहे थे ये? क्योंकि ये इससे बंधे थे। बंधे होने का मतलब क्या था? ये बाउंडेड थे। बाउंडेड थे कि नहीं थे? हमने इनको कितनी एनर्जी दी? जितनी प्रोटॉन इसको दे रहा था उससे 3 गुना ज़्यादा, 8 जूल। अब ये खुश हो गए, ब्लश करने लगे, अरे अब इतनी एनर्जी पा गए हम। अब क्या यहाँ रहेंगे ये? 40,000 की नौकरी करने वाला 2 लाख का पैकेज पा जाएगा तो वहाँ रुकेगा? भाग जाएगा। तो ये भी भागेगा। अब भागेगा कैसे? ऐसे मोशन कर रहा है ये, देखिए इस तरीके से, और मोशन करता रहेगा और इस तरीके से आएगा यहाँ तक, फिर इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो अब यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या अब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है? नहीं कर रहा। जब ये रिवॉल्व कर रहा था तो क्यों कर रहा था? क्योंकि ये बंधा था। इसके पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि ये यहाँ से ऑर्बिट से बाहर निकल सके, है ना। और जब ये एनर्जी बाहर से इसको मिल गई तो इसने ऑर्बिट को छोड़ दिया। ये अब भी रिवॉल्व कर रहा है, अब नहीं कर रहा है ना। और जब इसने ऑर्बिट को छोड़ दिया तो बाहर आ गया। क्या जब ये बाहर आ गया ऑर्बिट से, क्या अब भी ये ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगा? अब क्यों लगाएगा? अब तो इसको चक्कर लगाने के लिए जो बाउंडेड एनर्जी थी वो तो खत्म हो गई। अब जो हमने इसको एनर्जी दी है उस एनर्जी से ये चारों ओर मूव करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव नहीं करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपने दो टाइप के देखे। पहला क्या है? बाउंडेड। और दूसरा क्या है?
फ्री। दोनों में डिफरेंस किस बात का है? एनर्जी का। अगर एनर्जी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है तो बाउंडेड रहेंगे वो। अगर उस मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गई एनर्जी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये अपने आप खुले में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये कहीं भी घूम सकते हैं तो इनके पर कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि तुमको ईस्ट में ही जाना है, तुमको वेस्ट में ही जाना है। ऐसा होता है कि नहीं? अक्सर क्या होता है मिडिल क्लास में कि बच्चे पढ़ते हैं और जब तक माँ बाप के अंडर में रहते हैं तब तक बंधे रहते हैं। पिताजी कहते हैं यहाँ जाओ तो बच्चे वहीं जाते हैं। फिर बच्चे क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जिस दिन जॉब मिल जाएगी तब बांध के दिखाना हमको, भाग जाएंगे। और जॉब पा जाते हैं, भाग जाते हैं वो। फिर पिताजी कहते हैं 8 बजे घर आ जाना। अरे 8 बजे तुम्हारी शिफ्ट छूटती है, कैसे आ पाएंगे हम? है ना? पिताजी भी कहते हैं छोड़ो जान दो, मालिक हो गया है खुद का। कहते हैं चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, कौन समझाए अब। है ना? वही चीज़ है यहाँ पर फ्री में और बाउंडेड में। तब भी बाहर आ जाएगा। मतलब 2 जूल से ज़्यादा ही हो। 8 का मतलब है 2 से ज़्यादा। ठीक है? 2 से ज़्यादा आप 3 दे दीजिए, तब भी बाहर आ जाएगा। लेकिन तब नज़दीक ही रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा बेचारा। हो सकता है फिर पकड़ के इसको खींच ले। कहाँ जा रहे हो हैं? चलो अंदर। है ना? ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी तो दूर जा पाएगा ये। और जब ये दूर चला जाएगा तो ये जो प्रोटॉन की पॉजिटिव फोर्स है वो इस पर नहीं लगेगा। है ना? क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं? खींचते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं आपस में। तो अगर ये नज़दीक रहेगा तो इसको पकड़ के फिर नहीं खींच लेगा। तभी तो इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे ताकि वो दूर चला जाए। और जब वो दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक समझ आया? अब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आखिरकार सॉलिड्स में ऐसा क्या होता है कंडक्टर्स में कि उसमें करंट फ्लो करता है, और इंसुलेटर्स में ऐसा क्या नहीं होता। बात कर रहे थे ना? तो वो जो बात कर रहे थे क्या होता है और क्या नहीं होता, वो ये है। क्या है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं की वजह से कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है और इनकी एब्सेंस में इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता। मतलब फिर से ध्यान से समझिए, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं लेकिन वो बंधे रहते हैं, बाहर नहीं होते। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन बंधे भी रहते हैं, जैसे एक ही तो बाहर आया है, बाकी 3 तो बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? समझ रहे हो? कंडक्टर्स में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बाकी 3 तो बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? तो कंडक्टर्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। इस वजह से कंडक्टर में करंट फ्लो करता है और इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता। डिफरेंस समझ में आ गया? बोलिए। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। और ये जो हमने आपको समझाया है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंशिएट करना, उसके बेस क्या था? उस थ्योरी को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी है वो? क्लासिकल मतलब पुरानी थ्योरी है, अभी नई वाली हम लोगों को पढ़ना बचा रह गया है। ठीक है? ये वाला जो अकेला हो। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस आपको समझ आ गया? कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करा लेते हैं, इंसुलेटर नहीं करा पाते। कारण क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर के पास नहीं होते। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, कंडक्टर्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझा। आप कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस समझ गए। वो डिफरेंस होता है करंट के फ्लो कराने का, मतलब कंडक्टिविटी का। है ना? कंडक्टिविटी कंडक्टर्स में अच्छी होती है और इंसुलेटर्स में अच्छी नहीं होती। किस कारण की वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। चलिए, अब हम बात करते हैं फिर से थोड़ा कंडक्टर्स की। कंडक्टर जो होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। कंडक्टर्स फिर से 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर्स, और एक जिनको बोलते हैं बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर्स। है ना? अब कंडक्टर में गुड और बैड क्या होता है या गुड और पुअर क्या होता है? अभी तक तो कंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस पढ़े थे, और अब कंडक्टर ही 2 टाइप के होते हैं। ये सब हम बेसिक साइंस आपको समझा रहे हैं।
ठीक है, तब आएंगे सेमीकंडक्टर पर। आखिरकार कंडक्टर्स में गुड और बैड का मतलब क्या है? बैड मतलब पुअर, पुअर मतलब खराब, बैड मतलब खराब। ठीक है, तो गुड का मतलब क्या हुआ? आखिरकार जरा सोचिए, आप कंडक्टर किसे कहेंगे? इजली फ्लो हो जाए। और करंट इजली फ्लो क्यों हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो सारा खेल यहां पर है किसका आखिरकार? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, है ना? इन्हीं का तो खेल है। अगर इनको हम बाहर निकाल देंगे तो वो इंसुलेटर, अगर इनको वापस कर देंगे तो कंडक्टर, है ना? अब इसी को ले लीजिए, जिन कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनको कहा जाता है गुड। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? करंट को फ्लो कराने का काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट उतनी ज़्यादा फ्लो करेगी, जितना कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट उतनी ही कम फ्लो करेगी। तो गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनके जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। और पुअर या बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो या बिल्कुल ना हो या ज़ीरो हो। ये दोनों में डिफरेंस होता है। गुड और बैड में डिफरेंस किसका होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अगर नंबर बहुत ज़्यादा तो गुड, नंबर बहुत कम तो बैड या पुअर। या नहीं कराते हैं, लेकिन बहुत हल्की हल्की, पता ही नहीं चलता, करंट फ्लो भी कर रही है। जैसे अगर आप कार्बन और एल्युमिनियम की बात कर लें, तो कार्बन गुड कंडक्टर में आएगा, एल्युमिनियम बैड में आ जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों के अलावा, कंडक्टर्स के अलावा एक और कैटेगरी होती है, मतलब कंडक्टर्स में गुड और पुअर के अलावा एक और कैटेगरी आती है, और वो कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर की। ठीक, इन दोनों के अलावा एक और हमारे पास कैटेगरी है, और वो कैटेगरी क्या कहलाती है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। अब देखिए, नाम में अंतर आपको पता चल रहा होगा। अभी तक तो आप कंडक्टर्स के बारे में जान रहे थे, कंडक्टर्स के बारे में आपने अच्छे समझ लिया, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस समझ लिया। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर, दो अलग अलग वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजिली। आसानी से जो करंट को फ्लो करने देते हैं। आसानी से क्यों फ्लो करने देते हैं? क्योंकि उनके पास क्या रहता है? अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो गुड में आ जाएंगे, कम हैं तो बैड में आ जाएंगे, लेकिन तब भी वो कंडक्टर की श्रेणी में रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कभी कभी तो अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और कभी कभी वो बुरे कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक, कुछ हमारे पास मटेरियल नेचर में ऐसे भी हैं जो कभी कभी तो गुड कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, और कभी कभी बैड कंडक्टर्स की तरह। ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक हीरो है, फिल्मों का एक्टर है, वो कभी किसी अच्छी फिल्म में काम करेगा तो हीरो कहलाएगा, अगर वही किसी बुरी फिल्म में काम कर देगा तो विलन हो जाएगा। आदमी तो वही है, बस कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है ना, रोल के हिसाब से, है ना? वैसे यहाँ पर है, कंडक्टर तो वही है, जैसा रोल वैसा उसका नाम। अगर अच्छा है तो गुड, अगर बुरा है तो बैड। लेकिन कभी कभी अगर ये अच्छे की तरह भी बिहेव करे और बुरे की तरह भी बिहेव करे, तो हम उसको इन दोनों के बीच में लाके रख देते हैं, और वे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? सेमी कंडक्टर्स। तो यहाँ से हमने सेमी कंडक्टर की एक परिभाषा अपने दिमाग में बैठा ली, और वो डिफिनीशन क्या निकाली कि सेमी कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस जो पार्शियली गुड कंडक्टर्स होते हैं और पार्शियली बैड कंडक्टर्स होते हैं। पार्शियली का मतलब आधा गुड और आधा बैड। ठीक है, बैड कंडक्टर्स को ही हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। इन्हीं को तो इंसुलेटर कहा जाएगा। इंसुलेटर क्या होते हैं? गुड बैड कंडक्टर क्या होंगे? जिनमें करंट फ्लो नहीं करेगी। और करंट फ्लो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनके पास क्या नहीं होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो करंट नहीं फ्लो कराते, तो वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। तो चाहे आप गुड कंडक्टर कहिए, चाहे पुअर कहिए, चाहे कंडक्टर और इंसुलेटर कहिए, बात तो एक ही है ना? तो सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं
जिनकी कैटेगरी एक ऐसे सब्सटेंस की होती है जो कभी कभी तो कंडक्टर की तरह काम करेंगे और बाकी बचे हुए समय में इंसुलेटर की तरह, कि हम उनको कंडक्टर की तरह भी यूज कर पाएंगे और इंसुलेटर की तरह भी यूज कर पाएंगे। उनको हम लोग क्या नाम देंगे? सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब ही होता है आधा, पार्शियल। तो पार्शियल कंडक्टर और पार्शियल इंसुलेटर। समझ में आ गया सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? अब सेमी कंडक्टर को डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक। फिर आखिरकार हम फिर ये देखेंगे कि उनको सेमीकंडक्टर कहते क्यों हैं, आखिरकार कितने तरह के होते हैं वो। यहाँ तक समझ आ गया?